नमस्कार। आइए ज़ीरो पीरियड में आज हम बात करें कुछ और ऐसे सवालों पर जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं आपकी किसी भी तरह की परीक्षा में जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, आपको आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं, आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आपके सवाल को कैसे और कितनी आसानी से कम समय में बना सकें उसका एक आइडिया दे सकते हैं। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड यूट्यूब के इस चैनल पर। हम आपके लिए इसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ यानी कि मात्रात्मक रुझान के अनेक सवाल लेकर आते रहते हैं। इसके पहले भी हमने 50 वीडियो की एक सीरीज़ चलाई, क्वांटा सीरीज़, और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, और उस ब्रेक के बाद वापस इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। क्वांटा 51 52 आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर देखिएगा, विज़िट करिएगा। और उसके बाद आज हम हाजिर हैं आपके सामने इस सीरीज़ के 53rd वीडियो को लेकर। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कहता है 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। ये 88 इनका प्राप्तांकों का योग है, औसत है सॉरी। जब शीर्ष दो प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 रह गया। यदि शीर्ष दो प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या इसमें कैसे कम टाइम के साथ हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसके लिए एक थॉट प्रोसेस पे अपन काम करते हैं। देखिए वन बाय वन यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो दो चीज़ें हैं कि 30 लड़के हैं और उनका औसत 88 है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये 30 के 30 सबका जो मार्क्स है वो 88 है, सबके मार्क्स 88 है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि दो प्राप्तांकों को निकाल दिया तो मैंने सबके प्राप्तांक को 88 ही माना है, जबकि इसने कहा सिर्फ 2 प्राप्तांक। तो मैंने दोनों प्राप्तांकों को निकाला जब 88 और 88, तो 88 और 88 मिला करके एक सम निकल गया। अब उसके अलावा इसमें एक चीज़ और ये बोल रहा है कि 87.5 रह गया। अब जो नया एवरेज है, ये दो निकल गए, जब ये दो लोग निकल गए हैं यहाँ से जिनका हमने तो 88 ही 88 लिया है, ये दो लोगों के निकल जाने से आपका एवरेज डिस्टर्ब हो गया और एवरेज जो है 87.5 रह गया। तो कहने का मतलब पूरे जो 28 स्टूडेंट बच गए, 30 में से 28 बचे ना, इनमें सब में 0.5 का अंतर आ गया। तो सब में 0.5 का अंतर अगर मैं लाऊंगा तो ये मोटा मोटा हो जाएगा 28 और 0.5 का आधा कर दो, सीधा सीधा ये 14 हो जाएगा। तो ये 14 और इसमें मैं 8 कर दूँ तो 8 8 16, 16 4 20 का शून्य हासिल आई, 1 1 2 8 10 8 18। तो ये कुल मिला करके कितना हो जा रहा है, 8 8 16 4 20 का शून्य 2 1 3 3 8 8 16 16 3 19, 190। ये इतना सम जो है वो आ रहा है जो इन 3 लोगों के साथ है, ये 2 लोगों के साथ है जो आपने 2 लोगों को निकाला है। तो कहने का मतलब अगर एक का मार्क्स ए है दूसरे का मार्क्स बी है तो इन दोनों का सम 190 है। और दूसरी जो बात उसने कही है कि दोनों का अंतर 2 है, तो इन दोनों का अंतर 2 है। ये दोनों को अगर आप अब इसको कैसे हल करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको हल करने के। तो आप क्या करें, ये तो मैंने तो सिंपली यूज़ किया है, 2a इक्वल टू आ जाएगा 192, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 192/2 करेंगे तो आपको 2 नी 18, 2 छक्के 12, ये 96 आ गया। और ये 96 ही आपका बड़ा होगा, बड़ा नंबर होगा, उच्चतम प्राप्तांक होगा, क्योंकि इसमें फिर b माइनस करेंगे तब 2 मिलेगा, मतलब एक नंबर 94 होगा और एक 96 होगा। दूसरा नंबर आप देखेंगे तो 96 के बाद 94 आएगा, तो उसके बाद आप 9 9 18 1 19 ये 190 के को वेरीफाई कर पाएंगे। तो अगर आपको उच्चतम प्राप्तांक पूछेगा तो आपको 96 पे टिक लगाना है, और दूसरे नंबर का प्राप्तांक पूछेगा तो 94 पे टिक लगाना है। ये ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आपको हाईएस्ट नंबर पूछा है तो आपको 96 पे टिक लगाना है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर 96 आ जा रहा है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 1180 रुपये की राशि को ए, बी और सी 3 लोगों में बांटता है। ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या है। मैं इसको पूरे ट्रेडिशनल मेथड से ही आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में आप किसी तरह के ट्रिक को यूज़ कर पाएँ। ए का 2 गुना मतलब 2a मान लो, बी का 5 गुना मतलब 5b मान लो, और सी का 7 गुना मतलब 7c मान लो। ये आपस में सब बराबर हैं और ये जो बराबर है उनको मैंने के मान लिया। तो इस हिसाब से अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए जो है वो हो जाएगा k/2, बी हो जाएगा
k/5 और c हो जाएगा k/7। ये सबका टोटल आएगा 1180, क्योंकि इतने को बांट रहे हैं ना। अब इनमें आकर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो वो एलसीएम को मैं यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दूँ और इनको अलग अलग कन्वर्ट कर दूँ। ये 2 है तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा ये, और ये 5 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और ये 7 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये सबको एक साथ की के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। ये सब का प्लस अगर मैं करता हूँ 35, 14 और 70 का, तो ये 59 आ जाएगा। 59 के बराबर 118, 0 फिर 70। अब ये 59 से सीधा सीधा कटते दिख रहा है मुझे, तो के की वैल्यू आ जा रही है 1400। ये के की वैल्यू। अब इसके बेसिस पे आप ए बी सी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए जो है के का आधा है, ए जो है वो के का आधा है, मतलब 700 है। अगर आपसे बी पूछता तो बी जो है के का 1/5 है, तो आप इसको 1400/5 कर सकते थे। 5 दूनी 10 और 4। तो इस तरह से आप ए बी सी जो बोलता वो आप निकाल सकते थे। k/7 हो जाता सी, तो 200 आ जाता। तो इस तरह से आप ऐसे अगर क्वेश्चन के साथ जाते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ बिल्टअप हो जाता है, और आपसे जो भी पूछा जाए, चाहे ए पूछे, बी पूछे या सी पूछे, आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सीधा सी पे टिक लगाएं, लेकिन वो कैसे जाएंगे उसका पूरा मेथड मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी, फिर अगले साल 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 110,050 है तो बताओ 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी। ठीक है, हम इसको 100 के बेसिस पे जा सकते हैं, बड़ा आसानी से बन जाएगा मुझे लगता है इससे। तो मान लो पहले 100 थी 2 साल पहले, अब ये क्या हुआ कि इसमें 30% बढ़ा, तो ये 130 हो गया। 130 होने के बाद 15% कम हुआ, तो 130 का 15% आप निकाल लो, ये हो जाएगा 130 का 15%। 5 दिया 5 दूनी, अब ये 13 तिया 39/2, यानी कि ये आ जाएगा 19.5। तो 130 में 19.5 को आप माइनस कर दें, तो 19.5 को जब आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 110.5। ये आपका आ जा रहा है 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या। 2 साल पहले इतनी थी, 2 साल बाद इतनी हो गई। अब आप इसको उल्टा ले जाएं, 110.5 थी आज है, तो 2 साल पहले 100 रही होगी। अब ये बोलता है 110.50 थी तो कितनी रही होगी, तो 100 आप लिख दें, डाटा वही का वही है, एक 0 डेसिमल के लिए और 0 डेसिमल के बाद के लिए। तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, आपने बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। डाटा भी ऐसा लिया था उसने कि आपको आसानी से इसके आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई होगी। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होती है। इस आधार पे हमको ये बताना है कि 210 का x% 180 के x-20% से कितना प्रतिशत कम होगा। ऑप्शन आपको दिया 18.00, 20.00, 33.33, 16.66। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं काम करना अपना। क्या क्या बोलता है, 120 को x% कम कर दिया जाए। 120 ऑलरेडी है अपने पास 120, उसको x% कम कर दें इसका, तो आपको जो मिलेगा वो 40 को x% बढ़ाने पे जो मिलेगा उसके बराबर होगा। तो ऐसा कुछ कर लें, 40 यहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा 120 में से 40 माइनस कर दें तो ये 80 हो जाएगा, और इधर 120 और 40 160 हो जाएगा। ये बटा 100 अभी रख रहा हूँ मैं। ये ज़ीरो यहाँ से उड़ा दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, 2 से 50 कट गया, तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू आ गई 50। ये एक चीज़ अपन ने निकाल ली, x आ गया 50। अब ये कहता है कि 210 का 50%, मतलब 210 का 50% मतलब 105 हुआ। 180 के x-20 यानी कि 70%, 180 का 70%, 180 गुणित 70/100, ये आ जाएगा आपका 18 सत्ते 126, 126 आएगा। ये कहता है कि
इस आधार पर बताओ कि 120 210 का x%, 120 के x धन 20% से कितना कम होगा। ये जो है 120 105 है और 126 है, मतलब जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 21 का है। तो 21 को आपको निकालना है परसेंट में, और ये दिख रहा है आपको, आंसर आपको यहाँ से मिलना है। अब आप देखिए इसमें ये जो दो आंसर मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों के तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि 18 और 20 तो कहीं से बनने वाला नहीं है, होल तो ये पूरा का पूरा कटेगा नहीं। अब रह जाती बात दो डेसिमल वालों की। तो आप अगर ये 2100 है, 126 है, तो 33 टाइम जाने का सवाल नहीं उठता इसमें, तो ये आंसर भी खत्म हो गया। तो फाइनली आपके पास एक ही आंसर बचता है 16.66। आप कैलकुलेशन करके भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में ना रहे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 4 यहाँ लिखें, 5 यहाँ लिखें और 11 और 13 यहाँ लिखें। अब ये देखें डिफरेंस क्या, 4 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि 4 और 8 12 साल के बाद का ये पूरा का पूरा सीन है। मतलब डिफरेंस जो है वो 12 साल के बाद का है। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें 13 और 11, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से। अब इसको अगर मैं लेता हूँ तो 13 चौक 52, 11 पंचे 55, 55 माइनस 52, इसको अगर मैं लेता हूँ तो ये 11 में 13 में 11 गया तो 2 आएगा, 2 गुणित 12 24 हो जाएगा। ये 3x बराबर 24 आता है। तो इस हिसाब से एक जो है वो 8 के बराबर है। एक अगर 8 के बराबर है तो ये जो अनुपात पहले दिया था उसने वो 4 और 5 का था। एक अगर 8 के बराबर है तो 4 जो है वो 32 के बराबर होगा, और 5 जो है वो 5 चौक 5 अट्ठे 40 के बराबर होगा। तो 32 और 40 इनकी वैल्यू आएंगी। अब लेकिन ये जो बात कह रहा है वो 4 साल पहले की कह रहा है। अब ये कहता है कि वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो इनमें दोनों में 4 पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड किया तो ये 36 बन गया, इसको ऐड किया तो ये 44 बन गया। फिर इन दोनों का टोटल आप निकालिए, 6 4 10, 4 3 7 1 8। ये आपका दोनों के आयु का योग है, जो करंट है, आज का योग है। तो आप चाहें तो 80 पे टिक लगा दें, कोई कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, 4-5 का अनुपात था जो 11-13 का अनुपात में बदल गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 1 का निकलेगा। और इधर आप जो बाद में आयु हो जाती है उसका डिफरेंस निकाल लें, उसको जो ईयर का डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 बन जाता है यहाँ पर। तो एक अगर 3 जो है वो 24 के बराबर है तो 1 8 के बराबर हुआ। इस हिसाब से 4 और 5 की वैल्यू निकाल लिया हमने। ठीक है, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, छठवीं संख्या 5वीं से 6 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है। बताओ 5वीं और 7वीं का औसत क्या होगा। कुल मिला के 12 संख्याएँ हैं और इनका एवरेज, पूरे 12 का एवरेज 42 है। आखिरी 5 का 40 है, पहली 4 का 44 है, छठवां जो है वो 5वें से 6 कम और 7वें से 5 कम है। आपको इन्हीं दोनों का एवरेज निकालना है, 5वां और 7वां का। तो कुछ इस तरह से बात करें, अगर 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ये आखिरी के 5 हो गए। और जो बीच का जो 3 है उसको अपन ऐसा ले लेते हैं, ये बीच के 3 हैं जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अब बात कुछ ऐसे समझते हैं, इतने का औसत 44 है, ये बोला है ना, पहली 4 का औसत 44 है, बाद के 5 का औसत 42 है। मैं मानता हूँ सबको 42, सबका एवरेज 42 है तो हर नंबर 42 ही है। ये इसका कितना 40 है, सॉरी ना, ये 40 है, ये 42 नहीं, ये 40 है। मैंने माना सब 42 है, तो सब अगर 42 है तो यहाँ 4 डाटा है लेकिन ये 44 है, तो 44 मतलब हर डाटा पे 2 2 बढ़ा हुआ है, मतलब ये यहाँ +8 इफेक्ट कर रहा है। और यहाँ 40 है तो हर डाटा में 2 2 कम हुआ है, तो यहाँ पर आपका 10 जो है वो कम हो जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दूँ तो -2 का ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है। ठीक,
अब ये जो 3 डाटा मेरे पास हैं, इनका तो 42 मैंने माना हुआ है, तो इनका सम आ जाएगा 42 इंटू 3, तो ये 126 आ जाएगा। और ये जो इफ़ेक्ट किया है उसको भी 2 यहीं पे ला के असर डालेगा, तो ये इसको 128 कर दो आप, क्योंकि ये 2 जो अंतर डाला है वो यहीं पे तो डाला है ना उसने, तो ये आप ला के यहाँ पर जोड़ दो, 128 हो गया। अब क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा आगे और समझिए। नेक्स्ट स्टेप पे वो ये बोल रहा है कि ये जो T5 है, ये T5 है, और ये T6 है, और ये T7 है, ये छठवीं संख्या पाँचवीं से 6 कम है। मतलब अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो ये भी छठवां बन जाएगा, और इसमें 5 जोड़ दूं तो ये भी बन जाएगा छठवां। तो इस तरह से अगर मैं T5 निकालना चाहूँ तो ये बन जाता है 39 प्लस 6, सॉरी ये 39 अभी कहाँ से आएगा, अभी तो हमने निकाला नहीं है इसको ना, तो ये आ जाएगा आपका 11 का डिफरेंस और क्रिएट कर रहा है, तो इसमें 11 और 8 कर दो 128 में। तो अब ये 11 डिफरेंस करने के बाद 11 डिफरेंस, लेकिन ये माइनस करेगा ना, 128 में से ये माइनस करेगा क्योंकि ये तो बढ़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अपन ने 11 इसमें माइनस किया तो ये हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों को हो रहा हो तो आप ऐसे समझिए इसको, T5 प्लस T6 प्लस T7, ये तीनों का सम है। ये तीनों का सम अभी आया था 128, और अगर मैं इसको x ले लूँ तो, या किसी को T6 ही ले लूँ सपोज़, तो T6 के साथ ये 11 बढ़ा रहे हैं तो ये 128 बन जाएगा। तो T6 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 128 माइनस 11, ठीक है। और फिर ये 3 टाइम्स भी आएगा, 3T6 है क्योंकि सबको हमने T6 के अकॉर्डिंग इक्वेट किया है, तो ये आ जाएगा 117। अब 117 को डिवाइड कर दूंगा 3 से तो मुझे मिल जाएगा T6 का वैल्यू जो कि होगा 39। अब ये 39 आ रहा है मुझे T6 का वैल्यू, लेकिन मुझे तो एवरेज निकालना है 5वां और 7वां का। तो 5वां और 7वां में क्या करूँगा, मैं इसको 5 और 6 बढ़ा दूंगा। 5 और 6 बढ़ाने पर यह आ जाएगा 45 और 44, और इनका एवरेज अपने आप दिख रहा है 44.5 आएगा। तो कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा यहाँ पे, आप डायरेक्ट 44.5 में आ सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको यहाँ पे आया होगा, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। आप इनको ऐसा सोच सकते हैं, जैसे मान लो मैंने T6 को x माना, तो T5 हो जाएगा x प्लस 6 और T7 हो जाएगा x प्लस 5, और ये तीनों का जो सम होगा वो 128 होगा, ठीक है। अब ये x 3x हो गया, 6 5 11 हो गया, 128 यहाँ हो गया, तो 3x बराबर 117 हुआ, x बराबर 39 हुआ। मेरे ख्याल से आप ऐसा जाएंगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए बात, लेकिन टाइम सेविंग के चक्कर में मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट कर दिया, आप समझ सकते थे मेरी बात को। तो ये वीडियो था छोटा सा, हमने इसमें कुछ ट्राई किया आपको अलग अलग तरीके से बता सकें क्वेश्चन को, अलग अलग टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकें। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं वो SSC के ही पुराने पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।